वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव आयोग ने भले ही अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन सियासी पारा चढ़ चुका है। जहां एक और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की भारी भरकम लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं इस लिस्ट में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 7 में से 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 5 में से 4 सीटों पर पार्टी ने इस बार नए चेहरे को मैदान में उतारा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को छोड़ दे तो अब तक घोषित नामों में 2019 के चुनाव में जीते किसी भी चेहरों को पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। मीनाक्षी लेखी हो, रमेश भिदोड़ी हो या फिर प्रवेश सिंह वर्मा के साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता भी अपना टिकट नहीं बचा पाए। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से ही इसे लेकर चर्चाएं और बाजार भी गर्म है। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, रमेश भिदोड़ी और प्रवेश सिंह वर्मा जैसे नेताओं के टिकट कटने को लेकर कोई बयानबाजियों को वजह बता रहा है तो कोई परफॉर्मेंस को कमजोरी। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी रार छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे की बात तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। दिल्ली की 7 लोकसभा में से आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने चारों सीट पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली का दंगल इस वक्त 2024 का किस ओर जा रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। सैयद यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में देव मोहन सिंह आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सैयद जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जिस तरह से 195 नामों का ऐलान बीजेपी करती है और नजर अगर राजधानी दिल्ली पर जाती है, कैंडिडेट को जिस तरह आपने बदला है, उस बदलाव के पीछे की वजह तो अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन असल वजह क्या है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है, इसीलिए परफॉर्मेंस खराब ना हो इसलिए ये बदलाव देखने को मिला, या वजह कोई और है? देखिए क्या है कि मैं जो दिल्ली की राजनीति को समझता हूं और मैंने दिल्ली की राजनीति बड़े लंबे समय से खुद की है, खुद चुनाव लड़ा हूं मैं जी। तो मैं दिल्ली में अब कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, यहाँ पे हर कार्यकर्ता, यही तो सबसे बड़ी मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई भी कार्यकर्ता किसी वक्त भी नीचे बॉटम से टॉप पे जा सकता है। जी। हमारे सांसद ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने काम किया, लेकिन अब संगठन को लगा कि जो दूसरे चेहरे हैं उनको लोकसभा में लाना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो नौजवान चेहरा, एक्सपीरियंस चेहरा सामने लेके आए। रामवीर सिंह बिदुरी भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे लगातार काम कर रहे हैं। लगातार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया, सड़कों पे काम किया। हमारे जो चांदनी चौक से खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने व्यापारियों के लिए, मुझे लगता है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब से वो सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं व्यापारी वर्ग के अंदर। और उन्होंने जब डी सीलिंग का और सीलिंग का मामला आया था उस वक्त भी बड़ा अहम रोल निभाया था। तो आप इंडिविजुअल स्तर पे बांसुरी स्वराज तेज तर्रार युवा नेता है, बड़ा क्रेज है युवाओं में, वो जहां जा रही है बहुत भीड़ है। और मुझे तो किसी सीट पे किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। हम पिछली बार भी अपने जो मोदी जी की गारंटी के विश्वास के ऊपर 7 सीट जीत के आए थे, इस बार भी 7 सीट जीतेंगे। ये क्यास जो लगाए जाते हैं, ये जो पॉलिटिकल पंडित लोग अलग तरीके से अपने व्याख्यान करते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं सुन सकता हूं, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली की राजनीति बहुत अलग है लोकसभा को लेकर। दिल्ली की जनता के अंदर जो मोदी जी का प्यार है वो दिख रहा है और पिछली बार भी दिखा था। कैंडिडेट के बदलने से कोई फर्क नहीं। और ये जो बार बार बात आ रही है कि कहीं गठबंधन का असर तो नहीं है, अगर गठबंधन
में इतनी मजबूती होती तो कांग्रेस पार्टी शांत बैठी है। अभी तक उसका कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा है। जी। वो असमंजस की स्थिति है वहां पे। तो सुनने में आया है कि कैंडिडेट तैयार नहीं हो रहे। आप बताइए कि मनोज तिवारी जी जिस तरीके से लोकप्रिय हैं पूरे दिल्ली में, और जहां से उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, जिस दिन उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया था, पूरा इलाका एक तरीके से हर्षोल्लास खुशियां मना रहा था, टीवी के चैनल्स ने दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गठबंधन है उस गठबंधन पे सवाल है। जो नेता जिसके एक हाथ में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की गिरफ्तारी की फाइल होती थी और 10 से 12 कांग्रेस के बड़े लीडरों की गिरफ्तारी की फाइल होती थी, आज शुचिता और नैतिकता को ताक पे रख के इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। तो जनता सवाल पूछेगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे, ये तो राजनीति बदलने आए थे। इन्होंने कहा था कि मैं तो नेता नहीं हूं, मैं दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करूंगा। ये उनका उलटफेर है कि जिनको गालियां दे रहे थे आज उनके गोद में बैठ गए। और किस मुंह से जनता के पास आप जाएंगे? क्या कहेंगे कि मैंने गिरफ्तार नहीं कर लिया इसलिए आप कांग्रेस को वोट दें? और मैं अंदर की बात बता रहा हूं, देखिए हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। मुझे नहीं मालूम कि हमारे अपोजिशन के पार्टी के जो लोग हैं वो अभी बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बूथ पे जब आप आएंगे तो आपको जनता इंतजार कर रही है। जो इनके काडर है, इतनी नाराजगी है, इतना रोष है कि आप उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि ये पहुंचे तो सही। और कभी कल जो कुलदीप के साथ मामले हुए, उनके खुद के तिल्लोकपुरी में जो उनका घेराव हुआ है, ये आप लोगों ने दिखाया है, ये हम नहीं कह रहे। ये हम मीडिया के माध्यम से जो सुनते हैं वो, क्योंकि उनके अपने काडर, उनका बार बार और इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के जाने का। और कांग्रेस से जब गलबैया हो गई है उसके बाद तो और भी नाराजगी चरम सीमा पे। ठीक है सैयद जी, जब आप शुचिता और नैतिकता की बात करते हैं ना, 2024 में ये किसी भी पार्टी पर सूट नहीं करती है। जिस बात को आप कह रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि किस मुंह से वो जनता के बीच जाएगी, वही चीज आप पर भी लागू होती है। आपने भी बहुतों के खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन जब काम आता है ना, जब अपनी बारी आती है तो सब शुचिता नैतिकता साइड रखी रह जाती है। अवसरवाद की राजनीति इस वक्त सब कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी मैं। देव मोहन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने अपने दावेदारों को, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए लिस्ट जारी कर रही है, अगर दिल्ली का रुख करते हैं तो बीजेपी ने एक नया टास्क लिया है कि तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनको बदल दिए जाएं। क्या ये टास्क उनके फेवर में जाने वाला है, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चैलेंज लग रहा है, इसलिए बदलाव ये किया गया है? और क्या वाकई ये चैलेंज होगा? रितु जी, जब भी कोई पार्टी अपना कैंडिडेट बदलती है और भी बड़ी मात्रा में, इसका मतलब है कि वो माने न माने उनके जो सांसदों ने अच्छा कार्य नहीं किया जी। पहला फंडामेंटल यही होता है राजनीति का। अब क्योंकि बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई है, राजनीतिक पंडितों से थोड़ी सी एक उनकी नाराजगी है मुझे लगता है, तो वो उनका अलग मैटर है। लेकिन जब भी आप बड़ी मात्रा में अपने सांसदों का टिकट काटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है कि तो परफॉर्म करेंगे तो आपको क्विट करा देंगे। अब अगर ये क्विट कराए गए हैं तो इसका मतलब थोड़ा ना कि बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ज्यादातर सांसदों को रिपीट क्यों किया इन्होंने? वहां पर भी तो फिर यही बात लागू होती कि 75 साल प्लस वालों को भी दे दिया, मथुरा से हेमा मालिनी जी को दे दिया। अगर आपको यंग और डायनेमिक लीडर लेके आने थे तो कम से कम 75 प्लस का जो बीजेपी एक मॉरल नारा देती थी कि हमारे यहाँ 75 पार वालों को कुछ नहीं मिलेगा, आप उनको ही टिकट काट देते। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने उस तरह सांसदों ने उस तरह से काम नहीं किया जो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आए। दूसरी बात एक और जोड़ दो इसमें, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 25 साल से सत्ता में नहीं है दिल्ली के सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत है दिल्ली की सरकार में कि वो 25 साल से सत्ता में नहीं आ पाए। हाँ,
लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से मिलता है, 56% मत दिल्ली में मिलते हैं, और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला दे तो 40% मत होते हैं। तो अब ये गैप थोड़ा सा कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी से अलर्ट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके, जो केवल 16% का गैप रह गया, जो पहले बहुत ज्यादा गैप होता था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इजी रहती थी, कहीं ऐसा ना हो कि एक आध सीटों में फिर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाए। और इसी हार की डर की संभावना से उन्होंने अपने ज्यादातर प्रत्याशियों को बदल दिया। ठीक है देव मोहन जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने रणनीतियों को धार दे रही है। आपने भी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, कितना चैलेंजिंग ये पूरा जो उम्मीदवार, अगर बीजेपी का देखें तो तमाम चेहरे उन्होंने बदले हैं, वो डर है या फिर कुछ और है? परफॉर्मेंस के बल पर उन्हें हटाया गया है या दोबारा किसी और को लाया गया है? किस तरह से आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी होती नजर आएगी? आप सभी को नमस्कार। ऋतु जी, देखिए जिस तरीके से इन्होंने सीटें बदली हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये गठबंधन से काफी घबराए हुए हैं। यहाँ पर एक सांसद ने, सिर्फ 7 के 7 सांसदों ने जिस तरह का काम किया है जी, ये हर बार ये इन्होंने दिल्ली में एक ट्रायल फैक्ट्री खोल ली है अपनी, कि ये क्या करते हैं कि 5 साल के लिए टिकट दे देते हैं किसी भी इलेक्शन में, वो चाहे पार्षद के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो। और इस ट्रायल मशीनरी में ये क्या करते हैं कि 5 साल के लिए चुन के कोई भी आता है, 5 साल बाद जो वादे किए होते हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते और फिर उसके बाद ये कैंडिडेट्स पे सारी चीजें डाल के बदल देते हैं। इस बार भी ये यही कर रहे हैं, नए चेहरे लेके आएंगे और फिर 5 साल के लिए जो प्रॉमिस करेंगे, इनका एक भी आदमी किसी न गली में जाएगा, ना किसी इंसान से मिलेगा, ना 1 रुपए का काम कराएगा। इन्होंने गोद लिए गांव, उनको बर्बाद कर दिया, मतलब जिस लेवल पे वो गांव थे वो बर्बादी की कगार पे पहुंचे। तो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस भी एक इसका कारण है, और उसके साथ साथ ये लोग घबरा गए हैं। दोनों पार्टियां मिलकर जो चुनाव लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन जो चुनाव को लड़ रहा है बहुत मजबूती से, उससे घबराए हुए हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को ढूंढे। बहुत इन्होंने फाइंडिंग्स की, कुछ समझ में नहीं आया। अब हर्षवर्धन जी हैं, इनको जब ये अच्छा काम कर रहे थे एज अ मिनिस्टर, उनको बीच टर्म में बिल्कुल निकाल दिया गया। लोगों के लिए बातें कर रहे थे, उनको फिर टिकट काट दी गई। मुझे समझ में नहीं आया। काम तो मनोज तिवारी ने भी कुछ नहीं किया, उनको टिकट रिपीट कर दिया। तो ये घबराहट है, डर है, डर का माहौल है बीजेपी में कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन से कैसे मुकाबला किया जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऋतु जी, ठीक है। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि चर्चा हो रही है कि आखिर जो कैंडिडेट बदले हैं बीजेपी ने और जो आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 20 से 22% वोट मिले थे, तो कहीं बीजेपी को उतना डर नहीं था। अगर कांग्रेस की बात करें तो आम आदमी से ज्यादा वोट प्रतिशत मिले थे। लेकिन अब जब दोनों ही पार्टियां साथ में है, कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है उस चीज से, या एक हिदायत के तौर पर अपने कैंडिडेट को बदल रही है ताकि मुकाबला बेहतर हो सके? देखो री, तो ऐसा है, मैं आपको पहली बात का उत्तर देता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स बदले, देखिए अगर आपने बीते चुनावों को देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मुख्यमंत्रियों के नाम तय किए थे जी, आपको आश्चर्य था, सबको आश्चर्य था, पार्टी को भी इतना बड़ा झटका लगा था कि ये नाम कैसे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने इसके समीकरण देखे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी भी है कि वो अपने तमाम जितने भी बाकी लोग हैं उनको मौका देना चाहती है। एक एंगल समझने का ये भी हो सकता है। काम किसी ने किए नहीं किए ये बात के समीकरण है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के चलते अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, या अगला सीएम कौन होगा, तो ये बीजेपी की अपनी एक विशेषता के रूप में मैं समझता हूं कि ये उसकी अपनी एक विशेषता है। बात देखिए डर की और समीकरणों की आ जाती है, तो मेरा मानना है कि सचेत होना और चुनौती को स्वीकार करने का मतलब डर नहीं हो सकता। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और वो बीट करेगी, और जिसके बहुत हद तक चांसेस भी हैं, जो एक तरफा मुकाबला होता था लोकसभा में पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण साबित होगा बीजेपी के लिए।
ठीक है। राह आसान नहीं है ऋतु, और मंजिल आसान नहीं है, बेहद चुनौतियां हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ मार्केटिंग का फंडा क्या सामने आता है, क्या बीजेपी उस को भेद पाएगी, क्या ये समीकरण उस स्तर पे होंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके बीजेपी को पछाड़ दे। ये बहुत कुछ समीकरणों पे, बातों पे रहता है, क्योंकि बेचने के लिए सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसका खरीदार किस रूप में कौन स्वीकार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी इनके गठबंधन को चोरों का गठबंधन कह के बेचने को आतुर है। उधर वही जो बीजेपी इधर बीजेपी है, वो उनको, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, वो ये बताने के लिए तैयार है कि इतने समय से दिल्ली में काम नहीं हुआ। जो मंत्री थे केवल सोशल मीडिया पे ही नजर आए, उन्होंने धरातल पे काम नहीं किया। मनोज तिवारी का टिकट फाइनल होने का मतलब ये है उनकी जनता में उपस्थिति हमेशा बनी रही। क्षेत्र के अंदर छोटे मोटे जितने भी कार्य होते थे, वो मेरे भी सांसद है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ शादरा जिले में, वो वहां के भी सांसद है, तो उनकी छोटी मोटी उपस्थिति हमेशा बनी रही। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी को जो बदलाव करा है उसके कोई और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिसके विषय में हमें तयशुदा प्रमाण ना हो, जिसकी जानकारी ना हो, केवल हम वहां कयासों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन प्रमाणिकता का आधार किसी चीज का नहीं है। हम पहला जो नजरिया बीजेपी के दृष्टिकोण से देखते हैं वो यही है कि वो बाकी लोगों को भी मौका देती है। वहीं दूसरा दृष्टिकोण ये भी बनता है कि मनोज तिवारी के अलावा बाकी लोगों को नहीं रिपीट करा, तो बाकी लोगों को रिपीट ना करने का मतलब ये भी होता है कि उनकी सक्रियता बाकी अन्य लोगों से मनोज तिवारी के मुकाबले कमजोर है, कम रही है। तो बहरहाल कहने का अर्थ ये है कि ये अभी बहुत बड़ा चुनाव है देश का, और इसमें किस तरीके के समीकरण है, और आज जैसा ऐलान हो गया है और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू होगी, और इस तैयारी के बाद कितनी हलचल होती है और किस नीतियों के साथ, किस मुद्दों के साथ इस चुनाव का प्रचार होता है, ये देखना होगा ऋतु हमें। देखिए, सक्रियता अगर कम होती है सैयद जी, अगर सक्रियता कम होती है और इस आधार पर, और तमाम बातें भी आ रही थी, बयानबाजी को लेकर भी शायद ये एक्शन लिया गया हो, अगर ये चीजें होती है तो जनता आप पर फिर से भरोसा कैसे करेगी? नए कैंडिडेट को फिर से उतारना, क्या जनता उतना ही मैंडेट आपको जो 2014-2019 में दिया उतना ही 2024 में देगी? देखिए ऋतु जी, मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा जी। जब चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे तब भी करूंगा। बिल्कुल। और कोई बहुत ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं अहम की बात कर रहा हूँ। जो हमने काम किया है, हमारा संगठन जो 13,000 से ऊपर जो बूथ है दिल्ली के अंदर, उस पे जो हम लोगों ने अब तक कार्य किए हैं, नीचे के जमीन पे जाके समिति अध्यक्षों तक हमारा संगठन पहुंचा है, और हम कमल के फूल को लेके आगे बढ़ते हैं। हर प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और जो गारंटी है मोदी जी की, जो उन्होंने अपने कार्यक्रमों को कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है पिछले 5 सालों में, उस पर विश्वास है जनता को। और दिल्ली की जनता ने देखा है, दिल्ली की जनता ने यह भी देखा है कि जब हमें उन्होंने मौका नहीं दिया एमसीडी में, तो एमसीडी में जो बड़ी बड़ी बातें करके एमसीडी में चुनाव जीत के आए, जिन्होंने कहा था कि ये 2 लैंडफिल साइट जो है उस पर फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे, वो फुटबॉल ग्राउंड तो कहीं नहीं दिखता, हाइट और बढ़ गई है कूड़े की। जनता पूछ रही है, जल की समस्या बद से बदतर है, लाइट की समस्या बद से बदतर है, जो अरविंद केजरीवाल के अंडर आती है। सड़कों की हालात इतना खस्ता है कि आप जब रोड पे चलती है दिल्ली में तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और भ्रष्टाचार का क्या कहना, कोई ऐसा दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। और फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ आपकी संलिप्तता, आपकी दोस्ती, और आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने तो जिस शुचिता और नैतिकता की आपने सवाल किया था, पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि मैं आऊंगा तो घर नहीं लूंगा, मैं तो छोटे से घर में रह के जी मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभा लूंगा, और शीश महल बनाया जिसमें 45 करोड़ की टाइल्स और पर्दे वियतनाम और दूसरी जगहों से लगा लिए। हमने नहीं कहा था कि हम जी ब्लू वैगन कार में चलेंगे, पूरा कार्यकाल उसमें निकालेंगे, और 3 टियर ऑफ जो सिक्योरिटी का लेयर है वो अरविंद केजरीवाल लेके चलते। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, ये अरविंद केजरीवाल की शुचिता और नैतिकता थी राजनीति की। हमने नहीं कहा था कि हम जो अपने कैंडिडेट लाएंगे जी वो पढ़ा लिखा होगा,
और 70 से 75% जो कैंडिडेट है वो हीनियस क्राइम के केसेस में उनके ऊपर FIR दर्ज है। हमने नहीं कहा था कि जिस नई दिल्ली के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया है उसने अपनी ही पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए थे, ये हमने नहीं करा, उन्होंने ये हरकत करी है। तो आपके मीडिया के जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं उन्होंने टीवी के माध्यम से हमें दिखाया और बताया, और दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। तो सच्चाई ये है ऋतु जी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है अपने कमल के फूल अपने कैंडिडेट के ऊपर, इस 7 की 7 सीट मोदी जी की गारंटी पे मिलने जा रही है। आलोक जी, एक तरफ तो जिस तरह से शुचिता और नैतिकता की बात सैयद जी ने की है, तमाम आरोप इस वक्त ईडी और सीबीआई हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उनके शिकंजे में हैं। एक के बाद एक समन जा रहा है, बहुत सारे मंत्री जेल में हैं। क्या लगता है इस चुनाव में उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं मॉरल भी बूस्ट अप है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो जीता, MCD चुनाव भी जीत लिया, अब बारी है लोकसभा चुनाव जीतने की। देखिए रितु जी, जो बात बीजेपी में लागू होते वही आम आदमी पार्टी के लिए। अगर आम आदमी पार्टी इतनी गड़बड़ है तो लोकल बॉडीज ने बीजेपी बहुत लंबे समय से उठा के अलग कर दिया जनता ने। अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी वहां ढंग से काम नहीं कर पा रही है। जनता का जनादेश तो यही है ना। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब हमें जनता का जनादेश मिला हुआ है और हम सब बढ़िया कर रहे हैं। तो दिल्ली में 2 तरह का जनादेश आता है। केंद्र की सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी को 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, और राज्य और लोकल बॉडीज में बीजेपी को नहीं सरकार बनाने देती जनता। इसका मतलब है कि वहां की जनता ये मानती है कि राज्य सरकार के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, लोकल नेतृत्व है दिल्ली का, वो उतना सक्षम नहीं है। लोकल बॉडीज में उतना वो सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए केवल वन साइडेड बात नहीं कर सकते कि बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी को जो जनादेश मिल रहा वो सब सही है, और आम आदमी पार्टी को जो जनादेश मिल रहा है वो जनादेश तो है नहीं। ये एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए पैरामीटर बिल्कुल बराबर होता है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इतने जतन करने के बाद आम आदमी पार्टी के पैर तो नहीं उखाड़ पा रही है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं जनता से जुड़ी हुई है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी पार्टी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता मानती है कि भारत की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी मुफीद है, इसलिए वो 7 के 7 सीटें जिता देती है। लेकिन दिल्ली में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आलोक जी, एक चीज और, क्योंकि 2025 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लोकसभा चुनाव का असर तो देखा नहीं है विधानसभा चुनाव में? जितनी सीटें बहुमत में बीजेपी आती है, लेकिन उसके बावजूद लोकल बॉडी की आपने बात की, वहां पर जो जनता है वो स्वीकार नहीं कर रही है बीजेपी को। अब 2025 चुनाव भी है, लोकसभा की बात तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रणनीति बीजेपी की जो बनती है शुरू से ही, क्या वो 2025 को भी ध्यान रखा जा रहा है? क्या उसका असर 2025 विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा दिल्ली की विधानसभा में। इनके पास ऐसा कोई राज्य नेतृत्व तो नहीं खड़ा है दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के आगे टिके। उनमें बहुत सारी कमियां, उनकी आधी कैबिनेट जेल में, वो अलग मैटर। जनता तब भी तो जनता जिता रही है ना। आधी कैबिनेट को आप जेल में बंद है, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने अपराध किया जरूर होगा, आर्थिक अपराध, लेकिन दिल्ली की जनता तो भी तो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा कर रही है ना। तो लोकतंत्र में अल्टीमेटली तो चुनाव ही सब कुछ बताता है ना। चुनाव के माध्यम में तो तय है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई करिश्मा करेगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ऐसा कोई करिश्मा करेगी, इसमें मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं कि 7 की 7 सीटें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीते और विधानसभा में बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। हो सकता है डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी वहां विधानसभा में पहुंच जाए। ठीक है देव मोहन जी, 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो जब आपने तमाम सीटों का बंटवारा कर दिया, आपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस में अभी चिंतन मंथन ही चल रहा है। आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हो गई है? अगर वो पहले से ही अपने 3 सीटों पर ही उम्मीदवार तय करने हैं, अगर वो हो जाता तो शायद बेहतर होता, वो तैयारी करते, जमीन पर उतरते। दूसरी बात, जिस तरह से तमाम एजेंसियां आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों पर इसके पीछे लगी हुई है, क्या इसका असर चुनावों में भी देख पाएंगे आप? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। जनता को, दिल्ली की जनता को ये तो जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी
डोर टू डोर गए थे, जब समन आने शुरू हुए अरविंद केजरीवाल जी को, तो हम लोग सारे घरों को हमने दरवाजा खटखटाया और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की जी। लोग ये तो मानते हैं कि भाई इतने इतने दिनों तक जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है, तो क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि इलेक्शन आने वाले हैं और वो देवमोहन जी, मतलब जब आप ये ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को समन जा रहा है, उप मुख्यमंत्री अगर जेल में है, तो इस तरह की बातें कि कोई सबूत नहीं है इसलिए जेल में रखा गया है जबरदस्ती, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है क्या आपके मेरे घर आती है क्या ईडी और या सीबीआई और बिना सबूत के आपको जेल में रखे? इतने बड़े ओहदा आप रखते हैं और आपको जेल में रखा रहेगा ऐसे ही बिना सबूत के? ऐसी बातें मत कीजिए जी। मैं बता रहा हूँ नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बहस के दौरान उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में 2 मिनट नहीं टिक सकता केस, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, जेल में डाल के रखा हुआ है, कानून चेंज कर दिया है भाई जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते तब तक यही दिक्कत है आलोक जी। देवमोहन जी, जो तमाम जो पार्टी के ये जो डिफेंस करते हैं ना आप लोग, आपके सामने डिफेंसिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दे जनता को भी पता है कि अगर वो जेल में है तो कोई वजह है, सबूत है, दस्तावेज है, इसीलिए वो जेल में है। तो इसमें गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। खैर, कांग्रेस का जो उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उस पर क्या कुछ टिक्का टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले तो मैं इसी पे आपसे भी सहमत नहीं हूँ भाई। शराब घोटाला, आप क्यों सहमत होंगे? आप तो उनके पक्ष में ही बोलेंगे, आप मेरी बातों से क्यों सहमत होंगे? जी हाँ, लेकिन मेरे को पूरी बात भी नहीं बोलने दे रही हैं। जी बोलिए देव जी बोलिए, समय की कमी है, बोल दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने भी ये माना कि इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना बहस के दौरान कि ये 2 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। ठीक है, ये सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए। अब पीछे देख लीजिए आप, अखिलेश यादव के पास सीबीआई की रेड, सीबीआई के समन जा रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है। छगन भुजबल को इन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद वो आगे बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद सब फाइलें गुम हो गई, केस तक बंद कर दिया गया। दूसरी चीज मैं ये मानता हूं, जो दूसरा सवाल था आपका, कि कांग्रेस मुझे भी ऐसा लगता है कि लेट हो रही है, लेकिन ठीक है, अपनी पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे चारों कैंडिडेट आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मिलजुल के दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी सांसें रुकी हुई हैं। ठीक है। अभी आप चारों का बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी। देव जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तेजी से हो रहा है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। जहां आम आदमी पार्टी अपने 4 उम्मीदवारों को उतार चुकी है, वहीं 5 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने भी जारी कर दी है दिल्ली में। लेकिन इंतजार कांग्रेस का है कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार कांग्रेस उतारने वाली। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।